हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पर चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स बैच का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम एलपीजी रिफॉर्म्स और इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे। एलपीजी के बारे में हल्का सा मैंने एक ओवरव्यू अपने प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था, लेकिन आज थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एलपीजी में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे चीजें इम्पैक्ट करें इंडिया को। बट हाँ, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का हल्का सा ओवरव्यू कल मैं दे चुका था। आज ग्लोबलाइजेशन का देके पूरा एक इन डिटेल एनालिसिस करते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स का, कि किस किस तरीके से क्या क्या सेक्टर में क्या क्या चेंज आया है। if लाइव अटेंड करना चाहते हैं आप इस लेक्चर को, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बाकी इस बैच की फीस ओनली क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम इकोनॉमिक्स लेक्चर। चलिए, अच्छा सी सेट वाला। सर तो कल मैंने, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जो भी है। सच्चिदानंद जी, ओके। कल मैं आपको एक ओवरव्यू दे चुका था लिबरल एलपीजी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का नहीं दिया था, बट मैं लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता चुका था। बट अब हम आज इन डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन बता देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली हम उससे ग्लोबलाइजेशन से अगर एक ओवरव्यू समझते हैं, इन डिटेल तो चलो अभी देखना ही है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि जस्ट लाइक इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया का अदर कंट्री के साथ ट्रेड होना, ट्रेड विद जस्ट लाइक यूरोप, यूरोप यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के साथ होना, अमेरिकन कंट्रीज के साथ होना, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ होना। तो यानी कि ये हम क्या हो गए, ग्लोबलाइज्ड हो गए। हम क्या हुआ, हम लोगों से जुड़े हैं, है कि नहीं। अब जैसे आप ये देख लो, जैसे ये टेलीग्राम देख लो, व्हाट्सएप देख लो। अब हम लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक। ये यूट्यूब देख लो, मुझे नहीं पता कितने लोग किसको कहाँ से क्या जान रहे हैं, क्या नहीं जान रहे हैं। या जैसे कि आप लोग अभी जूम पे आप ये चीज मतलब ये जो एलपीजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी आपस में नहीं जानते हम किसके थ्रू जुड़े। हम व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या जूम के थ्रू या एनी अदर सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक। तो यानी कि हम क्या हुए, एक कनेक्टेड, यानी कि एक कनेक्शन का वे क्या था, एक सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया ने क्या करा, कनेक्ट करा, ठीक। और उससे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक। जो मेरे आइडियाज है मैं आप लोगों के साथ अपने शेयर कर रहा हूँ, जो आप लोगों के आइडियाज है वो आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे। तो ये सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक अ मीडिएटर। तो अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमने ट्रेड करा। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया सारी चीजों की अपनी मतलब सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब जस्ट लाइक जैसे इंडिया अपने आप में ही बोले कि क्या आप ये खुद सोच के देखो, क्या इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल होता है, क्या कच्चा तेल इंडिया जनरेट कर सकता है अपने अपने यहाँ की जनता को प्रोवाइड करने के लिए। ये जो भी पेट्रोल वगैरह ये सारी चीजें नहीं, उसको कहाँ से लेना पड़ेगा, उसको अरेबियन कंट्रीज से लेना पड़ता है, या आप देख लीजिए रशिया वगैरह से करना पड़ता है। तो यानी अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको, अगर कोई हमको कार वगैरह लेनी है, कार वगैरह अगर लेनी है किसी एक ब्रांड की, तो हम जर्मनी वगैरह जाते हैं, जापान वगैरह जाते हैं, ये सब। तो इंडिया में नहीं कर रहे हैं हम उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन हाँ, इफ अगर उन लोगों को कुछ चाहिए तो वो इंडिया से लेते हैं। तो यानी कि हर एक कोई पर्सन अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक। ओके। तो इसलिए ये जो ग्लोबलाइजेशन आया, तो हमने क्या करा, हम अलग अलग कंट्रीज से कनेक्ट हुए। अब इसका वो देखते हैं पूरी तरीके सर, से। हाँ हाँ, बताइए। जो 1991 से पहले हम क्रूड ऑयल कैसे मैनेज कर रहे थे? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे हम क्रूड ऑयल सिर्फ भारत में ही कर रहे थे। ये मैंने बताया कि हम धीरे धीरे क्या हुए थे। मतलब ऐसे समझ लो, हम पहले लिमिटेड थे। मतलब आप ऐसे समझो कि पहले आप अपने घर के बराबर के पड़ोसियों से ही बात करते थे। अब क्या है, आप अब दूसरे शहर के भी पड़ोसियों से बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक पहले आप इस जूम कॉल पे नहीं आने से पहले आप कितने लोगों से कनेक्टेड होंगे, जितने आपके फ्रेंड वगैरह थे, ठीक।
अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जूम कॉल पे आने से पहले, व्हाट्सएप पे आने से पहले, या टेलीग्राम पे आने से पहले आप किसी से बात नहीं करते थे। आप करते थे, बट आपके लिमिटेड थे। लिमिटेड कौन थे? जिनको आप जानते थे, जो कि आपके साथ में पढ़े हैं, ये सारे, मतलब जो कि आपके स्कूल में रहे हैं, कॉलेज में रहे हैं। लेकिन अब जैसे जूम कॉल आया, व्हाट्सएप आया, टेलीग्राम आया, उसके बाद आप, जैसे हम लोगों से कनेक्ट हुए, ठीक, यानी कि कनेक्टिविटी की रीच बढ़ गई। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्रूड ऑयल हम तब भी मैनेज कर ठीक रहे है, थे, ठीक है। ठीक, बट अब हम एक लार्ज स्केल पे हमने अपने आप को ओपन अप कर लिया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं कि इनसे क्या, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ओरिजिन क्यों हुआ, इंडिया का सिनेरियो क्या चल रहा था, क्या नहीं था उस टाइम पे। तो पहले मैं वो बता देता हूँ विद फैक्ट वगैरह, ठीक। हल्का सा इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा था, ठीक। क्या हो रहा था, ये एलपीजी रिफॉर्म लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो ये तो मैंने चलो आपको बता दिया कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है। देखो एलपीजी लाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि अगर आप देखें तो भारत का जो एक फिस्कल डेफिसिट था। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया, फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट, ये भी मैं बताऊंगा अभी। वैसे इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे अपकमिंग आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूंगा। वो 9% से जीडीपी का लेके, 9% ऑफ जीडीपी से लेके 1980 टू 81 से कितना बढ़ गया था? 12.7%। एनीवन अगर किसी को इस चीज का मतलब समझ में आया हो, एनीवन अगर किसी को भी इस चीज का मतलब समझ में आया हो, व्हाट इज दिस? मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट का, मतलब मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि एलपीजी क्यों लेके आए। आई एम टेलिंग यू कि द फिस्कल डेफिसिट of Indian government is increased from 9% of GDP 1980 to 81 to 12.7% of GDP in between 1990 to 1991. Then what is the meaning of this? If अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा है, एनीवन अगर कोई भी कुछ बताए, सप्तऋषि जी, सर माधुरी जी, फिजिकल सचेतन। हाँ बताइए, अंशिका जी फिजिकल बताइए। डेफिसिट मींस जो मतलब हमारे फाइनेंसेस कम चल रहे थे, तो पहले तो 81 तक तो वो 9% ही थे। फिर और 10 साल में बढ़ के वो 12 पॉइंट हो गया, मतलब धीरे धीरे हमारा डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। एक्चुअल में डेफिसिट फिस्कल मींस डेफिसिट है क्या? डेफिसिट क्या है ये फिस्कल? मतलब कम वो ना, क्या होना कम? ट्रेड सरप्लस और वो जो होता है ना। हाँ, ये पता है, मतलब ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो, जैसे नहीं होता, आपने देखा मतलब होगा मुझे पहले पता जो तो टीवी। है पर मैं बता नहीं पा हाँ, रही। पता नहीं, नहीं नहीं, ये पता है कि ये हल्का सा, जैसे कभी आप एफएम वगैरह चलाओ तो उसमें बीच बीच में सिग्नल पकड़ता है थोड़ा सा, फिर बीच है ना, आप सिग्नल सही पकड़ रहे हो, बस बीच में हल्का सा गायब हो जा रहे हैं। ठीक है चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं अब की बार आपको ऐसा बताऊंगा आप लोगों को कि भूल नहीं पाओगे। मूवी देखी है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया? किस नहीं किस ने सर, देखी है? अरे ये ये जो उसकी मोबाइल मूवी नहीं देखती। जोनी लीवर वगैरह की है। नहीं नहीं, उस टाइम नहीं देखती थी, मैं अभी देखना स्टार्ट करा कुछ साल पहले। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मूवी नहीं देखी यार? अच्छा तो ये 2000 बाद वाले हो आप लोग, ओके ठीक है चलो। बेसिकली इसमें ये है, चलो आप पे ही एग्जांपल दे देता हूं मैं। मान लेते हैं अंशिका जी, ये आप हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको दिए 5000 रुपये, ले बेटा एक काम करो, तुम अपने बर्थडे पार्टी कर लेना। लेकिन अब आप ये मत सोचना ये सर नहीं दिए मुझे ये, बट हम एज्यूम कर रहे तो हैं। मैंने खर्च कर दिए 7,000, ऐसे तो हाँ 2,000 का हो गया। हाँ, तो अब आपने खर्च कर दिए, मान लेते हैं तो ये 10,000। अब ये 5,000 कहाँ से आए? उधारी पे लेने पड़े ना किसी से। ये 5,000 आपको क्या करना पड़ा? किसी से लेना पड़ा, लेंट आउट करना पड़ा, एक तरीके से अब लेंडिंग करना पड़ा, ठीक। आमदनी तो आपके पास कितनी थी इस टाइम पे? 5,000 की। लेकिन खर्च कितना हो गया आपसे? 10,000, क्योंकि 5,000 आपने उधारी पे लिए। तो यही आपका एक डेफिसिट है।
डेफि अब इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अपकमिंग चैप्टर्स में कि फिस्कल डेफिसिट कैसे पता चलता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट, ये सारी चीजें वो बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे समझ लो कि भारत की जो आमदनी थी वो 5,000 रुपए थी, यानी कि भारत की जो इनकम थी, जस्ट एज्यूम कि 5,000 थी, लेकिन खर्च इतना ज्यादा हो जा रहा था। और एक टाइम पे खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर्ज बढ़ गया। अब क्या होता है, मान लीजिए कि अब ये एक साइकिल में फंस जाता कोई भी इंसान। जैसे अभी 5,000 रुपए है, 5,000 एक्स्ट्रा किसी से उधार लिए, 10,000 का खर्चा हो गया। फिर दोबारा किसी चीज के लिए पेरेंट से 5,000 मिले, फिर दोबारा 10,000 का खर्चा कर दिया, तो अब डेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। मतलब एक बार किसी से कर्जा ले लो तो वो बढ़ता चला जाता है। तो सेम भारत के साथ हो रहा था। भारत के ऊपर इतना ज्यादा डेफिसिट बढ़ गया था कि वो 9.7% से लेके 9% जीडीपी से लेके 12.7% हो गया था जीडीपी का। मतलब हमारी जो आमदनी हो रही थी उससे उसका 9% 1980 में हमारे ऊपर एक तरीके से कर्जा टाइप से आप ऐसे मान लो। और 1990 में वो कर्जा बढ़ के 12.7% हो गया, जितनी हमारी आमदनी हो रही थी उसका। ठीक। तो ये बहुत एक खराब सिचुएशन हमारे सामने आ गई थी। और जो इंटरनल डेट था, इंटरनल डेट यानी कि ये तो चलो बाहर के लोगों का हो गया, लेकिन जो इंटरनल लोगों से जो लिया गया डेट था वो भी कितना इंक्रीज हो गया था अगर देखा जाए तो। वो हो गया था 35% जीडीपी का। चल रहा था कितने में, 1985, 85 से 86 ईयर के बीच में। और ये बढ़ गया कितना, 53% तक हमारा इंटरनल डेट बढ़ गया था। यानी कि इतना ज्यादा कर्जा तो हमारे पास घर के लोगों का हो गया था, ऐसे समझ लो, 1990 से 1991 के बीच में। अब जब इतनी सारी चीजें हो गई तो हमारे ऊपर एक पूरा तरीके से पहाड़ टूट गया। क्या कि यार अब इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लेके आए, कहाँ से देंगे इसका उधारी, कहाँ से क्या करेंगे, देश को लेके भी आगे चलना है। इतनी ज्यादा खस्ता हालत हमारी हो चुकी थी। ठीक। और भारत के पास उस टाइम पे पता है कितने रुपए बचे थे। उस टाइम पे भारत के पास बचे थे 1991 में, अगर भारत के पास पैसे देखे जाएं तो इंडिया के पास लेस देन $1 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, सिर्फ और सिर्फ वन। और इससे आपका देश नहीं चलाया जा सकता था। 1 बिलियन, 1 बिलियन। इवन कुछ कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? चलो ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये आई कांट अंडरस्टैंड दैट, आई एम अनएबल टू। मैंने इनको कल बोला था वैसे कि मैं इंग्लिश बैच स्टार्ट करूंगा पूरा प्रॉपर। चलो ठीक है। लेस देन $1 बिलियन क्या करना पड़ेगा, मतलब लेस देन $1 बिलियन बचा था फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब सिर्फ इतना पैसा बचा था 1991 में हमारे पास, जो कि हम कितने हफ्ते तक चला सकते थे इस पैसे को, सिर्फ 3 हफ्ते तक। उसके बाद हमारे पास कंगाली आ जाती। और इस टाइम पे हमारे पास ये सिचुएशन आ गई थी कि हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने तक की भी कंडीशन बन गई थी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में लगाते हैं। ठीक। लेकिन हम नहीं करी हमने, बट हाँ पूरी की पूरी कंडीशन बन चुकी थी इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास पैसा वगैरह इतना सारा सब कुछ था नहीं। तो भाई कैसे क्या करें, चीजों को मैनेज कैसे करके लेके जाएं। ठीक। फिर उसके बाद हमने जैसे ही प्राइवेटाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म करें, उसके बाद हमें कुछ चीजें बेटर वे में देखने को मिली। अब वो बेटर वे में, लेकिन हमने उस टाइम पे ऐसे क्या क्या चीजें करी वो तो मैं बता दूं। एलपीजी लाने के बाद हमने ऐसे क्या क्या चीजों को प्रमोट करा। एलपीजी जो हम लेके आए तो ऐसी क्या क्या चीजें उसमें हमने करी बेसिकली। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और इसका मैं मतलब बता चुका हूँ बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अब इसके अंदर में जो हमने स्टेप उठाए वो स्टेप कौन कौन से थे। जो सबसे पहला स्टेप उठाया इन्होंने क्या करा, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको एबोलिश करा, क्योंकि काफी सारी दिक्कतें लाइसेंसिंग में आ रही थी। लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग को क्या करा उन्होंने, पहले एबोलिश करा, लाइसेंसिंग वाज एबोलिस्ड। क्योंकि यार अगर कोई कंपनी कोई खोलना चाह रहा है कोई इंसान,
अगर कोई कंपनी कोई इंसान खोलना चाह रहा है तो उसको पेपर वर्क ही इतना करना पड़ जाता था कि उसको कंपनी खोलने में ही सालों साल लग जाते थे। भाई यार जितने साल उसको कंपनी के पेपर लगाने में लग गए उतने दिन में वो पता नहीं कितना प्रोडक्शन करके मार्केट में अपना प्रोडक्ट निकाल देता। ठीक, तभी तो आप अगर देखेंगे तो जो हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स की रैंक रहती थी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एक इंडेक्स आता था जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकलता था, लेकिन अभी वो फिलहाल के लिए स्टॉप है। इसके पीछे भी कारण है, क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स ये बताता था कि किसी भी कंट्री के अंदर में आप जाके कितने दिन के अंदर में अपना बिज़नेस खोल सकते हैं, ठीक? तो अब ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस था, इस ये जो इंडेक्स था, ये अभी बंद हो गया है क्योंकि सऊदी अरब ने अपना डाटा कुछ गलत प्रोवाइड कर दिया था 2020 के आसपास से, जिसकी वजह से इंडेक्स में कुछ दिक्कतें दिखने को मिल गई थी और फिर उसके बाद से ये बंद कर दिया है अभी। अभी तो चालू नहीं करा है बट इसकी जगह कुछ अल्टरनेटिव डाटा आए हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमने क्या करा, लाइसेंसिंग सिस्टम को धीरे-धीरे एबॉलिश करा। ठीक कि यार इतना ज़्यादा जो लाइसेंस राज हमारे यहाँ चल रहा है उसको थोड़ा-सा कम करो। सामने वाले पर्सन को कंपनी खोलने का एक वो तो दो मौका कि हाँ, वो खोले तो सही। वो बेचारा सोचने से पहले ही मर जाएगा कि यार इतना टाइम तो इसमें लगेगा तो क्या ही वो करेगा इकोनॉमी के लिए। ठीक? बट ये चीज़ आज भी मैक्सिमम किस चीज़ के लिए अप्लाई होती है? ये जो लाइसेंसिंग राज वाली चीज़ है मैक्सिमम अप्लाई होती है अल्कोहल से रिलेटेड। अगर आपको कुछ करना है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको लाइसेंस वगैरह ये सब लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या हज़ार्डस केमिकल वगैरह कुछ भी है, उसके लिए आज भी वही चीज़ है। क्योंकि ये तो चलो ठीक है, ज़रूरी भी है ये सारी चीज़ों को इन पे लाइसेंस से मतलब लाइसेंसिंग वाली चीज़ों को एक बेहतर वे में मतलब प्रोसेस को फ़ॉलो करना, ठीक? बाकी और इसमें क्या चीज़ करेगी इसके साथ ये करा गया डी रिज़र्वेशन करा गया गुड्स का, जो कि मतलब प्रीवियसली ये क्या थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तक ही कुछ जो सामान थे, वो सिर्फ़ कि उन्होंने एक सेक्टर डिसाइड कर दिया था, कि भाई एक काम करो ये प्रोडक्ट तुम ही बनाओगे, ये प्रोडक्ट तुम ही बनाओगे, तो रिज़र्वेशन करा गया। अब किसी एक सामने वाले पर्सन को मौका ही नहीं मिल रहा है उस चीज़ को बनाने का। तो डी रिजर्वेशन करा गया, मतलब तुम ये रिजर्वेशन करके मत करो कि भाई ये प्रोडक्ट यही बनाएगा, ये ही करेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक? और क्या करा गया? मार्केट में मार्केट मार्केट में डिटरमाइंड प्राइसेस लाए गए इन मोस्ट इंडस्ट्रीज। डिटरमाइंड प्राइसेस मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी प्राइसिंग वगैरह तय कर देंगे। भाई पहले मार्केट का सिनेरियो तो देखो, भाई सामने वाला खरीदने के लायक है कि नहीं है। तुम कुछ भी सारी चीजें नहीं कर सकते हो ना ऐसे, ठीक? फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म करेंगे? जो रोल था, ट्रांजिशन करा गया आरबीआई के रोल से रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। मतलब यार आरबीआई को ये बताया गया भाई तुम रेगुलेटर तो हो, रेगुलेटर ठीक है, तुम सारी चीजें रेगुलेट कर रहे थे बट नाउ यू आर रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आप चीजों की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसे नहीं कि आप उनके ऊपर जस्ट लाइक एक डंडा लेके बैठ गए हैं बैंकों के ऊपर। यार बैंकों को भी थोड़ी सी आप क्या दो, एक रियायत दो ताकि वो भी कुछ अच्छे तरीके से कर सके, ठीक? फैसिलिटेटर, ठीक? तो ये किसको करा गया? आरबीआई को, कि भाई तुम रेगुलेट मत करो, ये एक महाराजा राजा बन के मत बैठो, ये जो पीछे आप लगाम लगा के बैठे हो बैंकों के, तो थोड़ा सा उसको रियायतें दो ताकि वो काफी सारी चीजें कर सके। जिसकी वजह से क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, ध्यान रख लेना। ये आपको लग रहा होगा मैं एकदम पूरे मेंस के पॉइंट के हिसाब से बना के लिख रहा हूँ इनको। एस्टेब्लिशमेंट हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, एस्टेब्लिशमेंट हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे कि इंडियन और फॉरेन की तमाम आ गई, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। लगभग 74% तक आपकी कोई भी बाहर की जो कंपनी है, बाहर की जो फॉरेन बैंक है, वो 74% तक इन्वेस्ट कर सकती है एक तरीके से, ठीक? ये इन्वेस्टमेंट एफडीआई वगैरह ये सारी चीज़ क्या होती है, वो भी हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सिंपल ये करो कि बाहर वाली जो बैंक है, वो 74% तक भारत में इन्वेस्ट कर सकती है 100% में से। अब ये कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो आगे अपकमिंग वाले चैप्टर्स में, क्योंकि एक ही चैप्टर में सब कुछ पढ़ लोगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं? अब और इसके अलावा क्या करा गया?
ब्रांचेस खोली गई बैंकों की कि भाई थोड़ा ब्रांचेस को, जो जितने भी ब्रांच है बैंक की, उनको थोड़ा सा क्या करो, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाओ यार। ये नहीं कि आप कुछ मतलब, ऐसा होता है कि आपने बहुत एक तगड़ी कंडीशन लगा के रख दी है और वो ब्रांच ही नहीं खोल पा रहे हैं ये जो बैंक वगैरह हैं। अभी क्या है कि इसकी वजह से जो रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो भी इन सब चीजों से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। उनको लोन की जरूरत है, वो भी नहीं ले पाएंगे। एग्रीकल्चर में मान लीजिए उस टाइम पे तो और ज्यादा इनकम इतनी अच्छी थी नहीं। अब किसी फार्मर को लगाना है, मतलब खेत में कुछ करना है, उसके पास पैसे नहीं है तो बैंक के पास जाएगा, लेकिन बैंक की ब्रांच उस गांव में है ही नहीं, या उसके आसपास किसी जगह बैंक की ब्रांच है ही नहीं, तो तब वो कैसे लोन वगैरह लेगा। तो वही ये सारी चीजों का एक्सपेंशन करो विद सर्टेन कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंडीशन हटा दो, बट रेशनलाइजेशन करो थोड़ा सा यार चीजों का। ठीक, तो वो वाली चीजें उस टाइम पे करेगी। ओके, फिर उसके बाद टैक्स रिफॉर्म भी करे गए, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म वगैरह, एक कॉमन नेशनल मार्केट वगैरह के रिगार्डिंग, जस्ट लाइक जैसे अभी जैसे आप रिसेंटली में देखेंगे तो अभी जीएसटी भी लाया गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो 1991 में नहीं था। भाई 1991 के बाद से रिफॉर्म्स जितने भी आ रहे हैं वो एलपीजी के बाद के ही तो आ रहे हैं। ठीक, ओके। ऐसा नहीं है कि वो एलपीजी के बाद के नहीं आ रहे हैं। टैक्स रिफॉर्म स्टार्टिंग में करा गया, फिर धीरे धीरे जीएसटी में भी रिफॉर्म करा गया, वन टैक्स लाया गया कि हाँ चलो ठीक है एक ही ले आते हैं सिस्टम। ओके। तो इसको ध्यान रख लेना। और इसके अलावा क्या चीजें करेगी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को क्या करा गया, एबोलिश करा गया। इंपोर्ट यानी कि आप अगर कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर वाली कंट्रीज से, तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग को, मतलब लाइसेंसिंग है बट इतने लेवल की नहीं है जितने लेवल पे उस टाइम चल रही थी कि हाँ यार ये हर एक चीज का आपको मेंटेन करना है। अब तो सारी चीजें धीरे धीरे करके ऑनलाइन आ गई हैं। ठीक, अब वैसे भी टाइम कम लगता है। ठीक, और क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। पहले क्या था कि इतने ही चीजें आप ले सकते थे, एक तरीके से क्वांटिटी डिसाइडेड थी, तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, जो थे उनको रिमूव कर दिया गया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को। और इसके अलावा क्या करा गया, इसके अलावा करा गया जो टैरिफ रेट्स वगैरह थे उनको रिड्यूस करा गया, रिड्यूस करे गए टैरिफ रेट्स। जितने भी टैक्सेस वगैरह लगते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह पे, उनमें थोड़ा सा रिडक्शन करा गया। रिडक्शन इन द सेंस कि पहले जैसे मान लो 10%, फॉर एग्जांपल 20% लग रहा है, तो उसको करके 10% कर दिया, या मान लो 5% कर दिया। सर चैट में क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज इम्पोर्ट लाइसेंसिंग? अच्छा, चैट में, ओके, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। इंपोर्ट लाइसेंसिंग कुछ नहीं है। इंडिया जो है, अगर चाइना से कुछ प्रोडक्ट ले रहा है, मान लीजिए कि मैं भारत के अंदर बैठा हूं भारत के अंदर में, और मुझे अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ इंपोर्ट करना है। मान लीजिए कि मैं फार्मा इंडस्ट्री चला रहा हूं, तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर में मेडिसिन बनाने के लिए एपीआई की जरूरत पड़ती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो वो मेरे को चाइना से ही मिलेगा, तो मैंने चाइना से इंपोर्ट करा। अब मेरे को चाइना से इंपोर्ट करने के लिए मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहले तमाम लाइसेंसिंग वाली चीजों को क्या करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद फॉलो करने के बाद में मेरे को सर, लगभग 1-2 साल लग जाएगा, बहुत टाइम लग गया, मतलब मान सर लीजिए। हाँ हाँ, बताइए। इंग्लिश में बता दो, ये सच्चिदानंद का क्वेश्चन है ना, उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही, मतलब कुछ वर्ड्स ओके। इंग्लिश में बता दो। इनका तो वैसे एक सॉल्यूशन मैंने बताया ही था यार, चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। इफ आई एम रनिंग माई फार्मास्यूटिकल कंपनी and I need API for this, because active ये जो API is very must for pharmaceutical industry to make medicines. So I have to import API from China, but I have to follow procedure before this, uh, government of India procedure for licensing to import API from China. So it will take let's say 4-5 months. Okay, so it 4-5 months for licensing. Then it is it is not that much good for me, because I have to shut down my company for 4 to 5 months. Okay, so now after 1991 import licensing is reduced, yeah, abolished.
Okay, now if I want API from China, now it take only 1 month, less than 1 month, or 15 days or 20 days. Okay, so the time period of 4 to 5 months is reduced nowadays if I have to import API from China for my pharmaceutical industry. Okay, so I hope you understand now. चलिए ठीक है. Reduce tariff rates. ये जितनी भी मैंने सारी चीजें बताई ना, ये सारे प्राइवेट, ये किसके अंदर में बताया मैंने आपको, लिबरलाइजेशन में ये सारी चीजें हुई थी. लिबरलाइजेशन यानी कि काफी सारी चीजों को आपने लिबरल कर दिया. ठीक, ये जितनी भी मैंने ये आपको चीजें बताई हैं, ये सारी लिबरलाइजेशन के अंदर में बताई हैं. ओके, तो इसको ध्यान रखना. अब मैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर में ऐसी क्या क्या चीजें हुई वो बता देता हूँ. प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या हुआ. प्राइवेटाइजेशन के अंदर में, लेकिन एक क्या मीनिंग होता है प्राइवेटाइजेशन का, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. ठीक. बट प्राइवेटाइजेशन के अंदर में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ. प्राइवेटाइजेशन के अंदर में देखो, सबसे पहली बात तो क्या हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट हुआ. कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन यानी कि एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे. एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, ऐसे लिख लो. एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स. प्राइवेट एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स. एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स. ओके, अब मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए कि ए और बी कोई दो पर्सन है. ठीक, ये किसी कंपनी को चला रहे हैं. मान लीजिए कि ए के पास 51% स्टेक है और बी के पास उसका 49% है. तो बताइए डिसीजन मेकिंग किसकी चलेगी. डिसीजन किसके माने जाएंगे इफ ए हैव 51% स्टेक ऑफ. ए के माने जाएंगे ना, क्योंकि जिसके पास ज्यादा स्टेक होगा उसका डिसीजन प्रिवेल करेगा. ठीक है, तो अब डिसइन्वेस्टमेंट भी इसी लेवल पे होने लगी थी. डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि कंपनी को अब सारा जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, वो धीरे धीरे अपना क्या करने लगी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी. क्योंकि ऐसा नहीं है हमेशा कि गवर्नमेंट के अंडर में सारी चीजें रहेंगी तो वो एक बेहतर वे में परफॉर्म करेंगे. ठीक, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ऐसा भी नहीं करा कि 51% स्टेक उनको दे दिए. 51% स्टेक अगर अपने पास रखा है तो 49% प्राइवेट कंपनीज को दे दिया. तो अभी भी जो डिसीजन मेकिंग है वो किसकी, गवर्नमेंट की ही रहेगी. बट हाँ, धीरे धीरे प्राइवेट को एंट्री दे दी. क्यों? क्योंकि यार प्राइवेट जो है कई बार चीजों को बेहतर कर देती है. सर्विसेज जो होती हैं वो कई बार परफॉर्म करना अच्छे, एक बेटर लेवल पे चीजें हो जाती हैं. बट वो अलग बात है, काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं. मैंने देखो कल भी आपको चीजें बताई थी. प्राइवेटाइजेशन को देखने के दो नजरिए हैं. आप किस नजरिए से देख रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है. बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको न्यूट्रल वे में देखना चाहिए हर एक चीज को. ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा. तो एक, अगर आप देखेंगे तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया इस डिसइन्वेस्टमेंट को करने के लिए, जिसको दीपम बोलते हैं. दीपम, दीपम का फुल फॉर्म क्या है? दीपम डिपार्टमेंट ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, INV इन्वेस्टमेंट. डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट. पब्लिक एसेट. एसेट का मीनिंग क्या होता है? एनीवन, एसेट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. पब्लिक एसेट, प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी. मतलब हमारी एनीवन, प्रॉपर्टी. हमारी किसकी प्रॉपर्टी है? यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो देश का एसेट है. मतलब कोई भी व्हाट इज यूजफुल एसेट? रिसोर्स. एसेट लाइबिलिटी पता तो है मुझे. एनीवन, अंशिका जी तो बता रहे हैं, अनु जी, माधुरी जी, राधिका जी, सचिदानंद जी, सप्तऋषि जी. व्हाट इज एसेट एंड लाइबिलिटी? चलो यहाँ पे ये हल्की सी चीज बता देते हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ये चीज समझनी है. लाइबिल एसेट मीन्स मतलब जिससे हम और इनकम कर ही सकते हैं, देना कुछ नहीं है. गर्ल्स आर एसेट और लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू एसेट सोसाइटी. सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी है. व्हाई इट इज लाइबिलिटी? क्योंकि मतलब वो चली जाएंगी, उनकी शादी में भी पैसे लगाने पड़ेंगे, दहेज भी देना पड़ेगा.
ओके, और ठीक है। तो लड़के घर आप अपने, रहेंगे, बहू तो लाएंगे, आप पैसे अपने ले घर आएंगे। के लिए लाइबिलिटी है कि एसेट है? सर मैं तो ऐसे तो ऐसे तो चलो ठीक है, चलो आप अपने आप को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, एसेट को अगर आप सिंपल से समझ सकते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं जो कि आपको एक इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक, मतलब जस्ट लाइक, और मतलब इसका भी एग्जांपल दूंगा सिंपल, लेकिन अभी एक शॉर्ट टर्म में या ओवरव्यू टाइप से अगर देखें तो ये आपके लिए एक इनकम कोई जनरेट नहीं करता है, ये कुछ सपोर्ट नहीं करता है ये आपको। अब आप बोलेंगे ये कैसे? देखो, पहले हम सोसाइटी के एंगल से मैं आपको बताता हूँ। सोसाइटी के एंगल से जो लड़का होता है ना, जो बॉय होता है, उसको एज एन एसेट समझा जाता है, और जो एक लड़की होती है उसको लाइबिलिटी समझा जाता है। जैसे इन्होंने भी रीजन सही दिया, लड़के को इसलिए एसेट समझा जाता है तो उनको लगता है कि हाँ माँ बाप के पास रहेगा, माँ बाप को सपोर्ट करेगा, जीवन भर तक रहेगा, जीवन भर साथ वही देगा, अंत में हाँ हमारी सर पर अग्नि अब वही देगा। ये इसलिए भी चेंज हो गया कि अब तो मतलब लड़के भी बाहर चल जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, और लड़कियां भी हाँ, चली जाती हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब लाइबिलिटी गर्ल को इसलिए समझा जाता है कि भाई इस पे पैसा लगा के क्या करेंगे, एक ना एक दिन तो इसको अपने ससुराल जाना ही है, नौकरी पे लग जाएगी तो अपने ससुराल वालों को जाके सैलरी वगैरह ये सारी चीजें करेगी, हमारा क्या है। तो इसलिए उसको लाइबिलिटी समझ लेते हैं। बट आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड क्या चेंज हो चुका है कि लड़के तो भग जाते हैं बाहर अदर फॉरेन कंट्रीज में, और बेचारी लास्ट में आके लड़के ही सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम। आप शायद मतलब ये फेसबुक वगैरह पे आता रहता है ना, वो कौन से महाराज हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी करके, उनका एक आध मैंने क्लिप वगैरह देखी तो काफी लड़के जो अपनी माँ वगैरह को छोड़ के चले गए, अपने पेरेंट्स वगैरह को बाहर, लेकिन उनकी लड़कियां उनको संभाल रही थी। ये तो चलो एक सोसाइटी का एंगल हो गया। इकोनॉमिक एंगल से अगर मैं दिखाऊं तो, इकोनॉमिक एंगल से अगर देखे तो, जस्ट लाइक जैसे आपने, आपका कोई एक घर है, आपने घर बनाया है अपना, तो वो घर में अगर आपने एक उसको पीजी में बदल दिया, ये पीजी में बदल दिया, या आपने उसको रेंट आउट कर दिया, पीजी में बदल दिया या आपने उसको रेंट आउट कर दिया, तो वो आपके लिए एक एसेट हो गया, क्योंकि वो आपके लिए एक इनकम सोर्स हो गया। ठीक, लेकिन इफ अगर आप उस घर को ऐसे ही खाली पड़ा रहने देते हैं, मतलब वो ऐसे ही खाली पड़ा है, मतलब आपने बना दिया है और वो ऐसे ही पड़ा है, ठीक, अब आप के लिए वो क्या है, वो एक लाइबिलिटी बन गया। लेकिन अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें, दूसरे एंगल से क्या हो जाता है कि यार जमीन के रेट जो होते हैं ना, जो पड़ी रहती है उसके रेट बढ़ते चले जाते हैं, उस वाले एंगल से अगर आप देखेंगे तो वो तब भी आपके लिए एसेट का काम कर जाएगा। लेकिन अगर वैसे देखें कि अगर मैं इसको रेंट पे चढ़ा दे रहा हूं तो मेरे को मंथली तो इनकम अलग से हो रही है, मंथली का रेंट अलग से आएगा, प्लस जो जमीन की कीमत बढ़ रही है वो अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मंथली इनकम हो ही नहीं रहा है कुछ भी, वो सिंपल ऐसे ही खाली ही पड़ा है। ठीक है, या इफ अगर आप उसमें खुद रहने लगो, ठीक, तो इसके दो एंगल हो सकते हैं सोचने के। अगर सोचा जाए तो कि सर अगर मकान खाली पड़ा है तो जमीन के रेट तो बढ़ रहे हैं रियल एस्टेट वाले के, वो एक अलग एंगल है यार। लेकिन अगर आपने पीजी और रेंट पे कर दिया तो आपको मंथली इनकम कितनी आएगी, है कि नहीं? ये इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल लेना हो तो आप उसके अलावा भी सोच सकते हैं कुछ भी एग्जांपल, जस्ट लाइक आपने कॉफी मशीन खरीदी, ठीक, कॉफी मशीन का इफ अगर आप वो यूज कर रहे हैं और जस्ट लाइक आपने कोई एक शॉप खोल दी कॉफी मशीन से, तो वो आपके लिए एक एसेट का काम कर रही है, लेकिन आप उसको खुद ही एक दो कप पीने के लिए कर रहे हैं, तो वो एसेट इतना लाइबिलिटी नहीं है आपके, वो एसेट नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए इनकम जनरेट नहीं कर रही है उस टाइम पे। तो ये एक सिंपल कॉमन टर्म्स में आप एसेट एंड लाइबिलिटी को समझ सकते हैं। चलिए, तो अभी ये जो डिसइन्वेस्टमेंट करा जा रहा था कंपनी के लिए, तो उसके लिए एक अलग से Sir, डिपार्टमेंट बनाया गया है। हाँ हाँ, बताइए। I think Sachidanand ji is typing some questions in chats. What is liability and Deepam? What? So I am telling Deepam right now what is it. I just told about liability is just like if anything is not generating income for you, then it's come under liability, just like girls in society. According to the society perspective, if I told you, or if just like if you make an house on just like आपको दोबारा ही बताते हैं। If you build a building and rented out it, then you are generating monthly income. But if you are
not rented out it, then you are not generating any kind of income from it. Okay, so when you are generating income from your building, then it become your asset. But if you are not generating any income from this, then it becomes your liability. Okay, now I hope you understand. Okay, and Deepam is the department which used for disinvestment process. Deepam, if I will tell you, full form is Department of Investment and Public Asset Management. This is the department who regulate privatization of government. Okay, ये आपका सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में वर्क करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वर्क करता है, जो कि प्राइवेटाइजेशन वाली चीजों को देखता है। सिंपल इतना सा ध्यान रखना। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड भी लाया गया जो कि एक चैनलाइज करा प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, और गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया। चलो इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा अभी, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। बट हाँ, अभी ये समझ लो कि दीपम एक लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक, जिससे कि वो क्या कर सके, इन डिसइन्वेस्टमेंट कर सके। ओके, और और इसमें प्राइवेटाइजेशन में और क्या बताएं आपको, जो कि चलो ठीक है, सच इतना ही ध्यान रखोगे तो भी ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग मैं आपको बता ही चुका था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट इसके अंदर में हमने जो चीजें फॉलो करी वो देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंदर में जो हमने चीजें फॉलो करी तो वो क्या है। तो एक इसके अंदर में एक सिरसिले ट्रेजेडी करके आप पढ़ते हैं। सिरसिले ट्रेजेडी कुछ नहीं थी, ये एक गांव का नाम, मतलब ये एक विलेज है आंध्र प्रदेश में। वहां की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये एलपीजी रिफॉर्म आए, उसके बाद जैसे ही हम इंटरकनेक्टेडनेस हुए, तो यानी कि जो यहाँ का पावर लूम वर्कर्स थे उन्होंने अपनी मतलब जस्ट लाइक ऐसा समझ लो यार, उससे पहले यहाँ के जो पीपल थे उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो रही थी, वो चीजों को नहीं मतलब बेच पा रहे थे, अपनी चीजों को नहीं कर पा रहे थे अच्छे लेवल पे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया, ये इस गांव के लोग अलग अलग कंट्रीज मतलब धीरे धीरे कनेक्टेड होना चालू हुए। अब आप बोलेंगे कि सर ये लोग कैसे कनेक्ट हो गए, लोग ऐसे कनेक्ट हो गए, कोई एक कंपनी बनी, लोग कंपनी से कनेक्ट हुए, उनका प्रोडक्ट कंपनी ने लिया, कंपनी ने बेचा अदर किसको, कंट्रीज को। ठीक, लोग डायरेक्टली जाके उस प्रोडक्ट को नहीं बेचने गए हैं, क्या करा, जो उन्होंने किसी कंपनी को बेचा एज अ रॉ मटेरियल या कुछ भी, तो उस कंपनी ने सीधा जाके सामने को बेच दिया किसी एक, मतलब बीच में उन्होंने किसी मीडिएटर को बेचा चीजें, तो उनकी धीरे धीरे कंडीशन जो थी वो इम्प्रूव होने लगी थी। ठीक, इफ अगर आपको मैं बताऊं, तो जो इंडिया का जो मतलब उसके बाद, मतलब जिस टाइम पे ये सारी चीजें हो गई थी, भारत की जीडीपी ग्रोथ किस हिसाब से आपको देखने को मिलने लगी थी। ठीक, भारत की जो एक जीडीपी ग्रोथ थी उसमें कितना आपको एक इंक्रीमेंट धीरे धीरे देखने को मिला था। मैं अगर आपको इसका एस्टिमेट बताऊं कि सर इन एलपीजी रिफॉर्म से कुछ फायदा हुआ, चलो ठीक है, अब मैं आपको फायदा भी दिखाता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं 1990 1980 और 81 के बीच की जीडीपी ग्रोथ, मैं सिंपल ऐसी ईयर लिख रहा हूँ, 92 से ईयर लिख देता हूँ। 1980 से 1991 के बीच में ग्रोथ कितनी थी, 1902 से 2001 के बीच में ग्रोथ कितनी थी, 2000 2000। अच्छा, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो? हाँ। ओके, 2002 से 7 के बीच में ग्रोथ कितनी थी, 7 से लेके कितनी हुई, मतलब इन एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद कितना हमारे यहाँ इम्पैक्ट आपको देखने को मिला, 13 तक कितनी थी। तो अगर देखा जाए 1980 से 1991 के बीच में 5.6% हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी, फिर हुई 6.4%, फिर हुई 7.8%, 7 to 12 हो गई 8.2%, 2012 से 13 के बीच में हुई हमारी, थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया था क्योंकि इस टाइम पे आपको अगर पता हो तो इस पे यहाँ पे हल्का सा ट्रांजिशन भी देखने को मिला था, क्योंकि अरे यार क्या नाम बोलते हैं, सब प्राइम क्राइसिस वगैरह भी आए थे थोड़े से बीच में, और यहाँ पे हल्का सा आपको डाउन हल्का सा देखने को मिलेगा, बट डाउन नहीं है ये। अगर आप एक चीज एस्टिमेट करेंगे, क्या एस्टिमेट करेंगे,
आपको नजर आ रहा है? मैंने ये 10 साल की ग्रोथ बताई है, 1980 से 91 तक, 92 से 2001 तक, ये कितने साल की ग्रोथ बताई है? 2002 से 2007 तक 5 साल की ग्रोथ, 7 से 12 तक 5 साल की ग्रोथ। ये तो एक ही साल की ग्रोथ 5.6% है कि नहीं? तो ये एक वो नहीं है कि ये मेजर डिफरेंस है भाई, 2012 से 13 के बीच में ही 5.6% की ग्रोथ हो गई है। ये तो मैं आपको पूरे पूरे डेकेड की बता रहा था, ठीक है? तो अब अगर आप 2013 13 to 14 देखेंगे तो 6.4% हो गई थी, 14 to 15 देखेंगे तो 7.4% हो गई थी। ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस बताया कि धीरे धीरे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। ओके, तो ये आपका क्या था पूरा एलपीजी। इसको फिनिश करते हैं एलपीजी को। इफ अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ रखी है किसी ने, तो मेरे को बताओ कितने लोगों ने पॉलिटी पढ़ रखी है। मैं इससे रिलेटेड एक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पॉलिटी जिसने भी पढ़ी है अभी, मेरे को बताओ। पॉलिटी में खासकर सोशलाइजेशन किसने पढ़ा है? पढ़ तो रखा है सर। सोशलाइजेशन पढ़ा है? आप पूछो क्वेश्चन फिर देखेंगे। नहीं, क्वेश्चन तो हम पूछ लेंगे। एनीवन? अरे यार, इतने सारे क्वेश्चंस आ गए थे। सोशलाइजेशन। Okay, what is PM Vijay Lakshmi scheme? Okay, I will tell you what is PM Vijay Lakshmi scheme. But firstly, tell me what is socialization? Anyone? Anyone of you? Socialization means sir working for the socio-economic conditions of society, betterment of socio-economic conditions. Okay. Anyone? ओके, चलिए पहले मैं इनका वो बता देता हूँ क्वेश्चन, विजय लक्ष्मी स्कीम वाला। उसके बाद देख लेते हैं विजय लक्ष्मी स्कीम ये क्या है बेसिकली। वैसे स्कीम वाली चीज भी हम करेंगे, बट अभी बाद में करेंगे, लेकिन बट आपका भी डाउट था तो मैं ये बता देता हूँ। विजय, राइटिंग नहीं लिखा जा रहा है। विजय विद्या लक्ष्मी स्कीम, मैं विजय लक्ष्मी लिख रहा हूँ। विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये भी रिसेंटली में न्यूज में थी। एग्जैक्टली इन्होंने सही बोला। ये न्यूज में क्यों थी? ये न्यूज में आई थी 8 नवंबर को, 8 नवंबर 2024, इफ आई एम राइट, 8 नवंबर 2024। ये बेसिकली ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज डिजाइन फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट। ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन। यानी कि अगर हिंदी में बताऊं तो ये स्टूडेंट के लिए है जो कि हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे, स्कॉलरशिप। एंड हाउ, ये किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और ये किससे अलाइन करके लाई गई है। इफ अगर आप देखें तो ये अगर लाई गई है स्कीम, तो ये इससे पहले कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का रहा होगा। यू नो अबाउट कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी 2020। तो ये उसी की ही साइडलाइन पे ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम लाई गई है। यानी कि it aligns with the national education policy 2020 and its aim to provide collateral free, guarantee free loans to student. Okay, and eligibility criteria for this: student enrolled in institution ranked within the top 100 by the NIRF and those in the 101 200 range from state government and all central government institutions। मतलब जस्ट लाइक इसका जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या मतलब अगर आप देखें तो एनईपी 2020 ने, यानी कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, इसने सीधे सीधे बोला था कि हमको बच्चों को लोन फ्री, मतलब गारंटर फ्री लोन प्रोवाइड कराना है, या उनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराना है, और ताकि वो किसमें एनरोल कर सकें,
ठीक, इंस्टीट्यूशंस में, और वो एक फ्री पढ़ सकें, हायर एजुकेशन ले सकें। हायर एजुकेशन के टॉप इंस्टीट्यूट कौन से? जो कि NIRF रैंकिंग निकालता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि आपके कॉलेजेस की रैंकिंग करता है कि कौन सा कॉलेज कौन से टॉप पे चल रहा है, कौन सा नहीं। तो फिर उनमें पढ़ने के लिए ये क्या प्रोवाइड कराते हैं आपको? लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं एक तरीके से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू गोट इट सचिदानंद? गोट इट और नॉट? सच्चिदानंद, मेरे को यहाँ पे इनका नाम पढ़ के सच्चिदानंद सिन्हा जी याद आते हैं। सच्चिदानंद जी कौन थे बताइए? सच्चिदानंद जी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, हु वाज ही? ओके, चलिए ठीक है। अब आप बताइए, इन्फ्लेशन को स्टार्ट करा जाए। कौन इन कौन थे हाँ सर? भी, हम बताओ सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? पता नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये बताओ, नाम तो सुना है, पता नहीं कुछ। टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का? टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? यही है शायद। किस तारीख से किस तारीख तक रहे थे? 9 इतनी मेमोरी नहीं है सर। 9 दिसंबर टू 11 दिसंबर। ईयर कौन सा था? 46 या 47? 46 होगा शायद। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, ओके। चलो, एलपीजी से रिलेटेड क्वेश्चन उस दिन पूछेंगे जब आप लोग मेरे को अच्छे से बताओगे कि हाँ सर हमने पॉलिटी पढ़ रखी है। ये क्वेश्चन क्योंकि उसमें भी आया था, यूपीएससी मेंस में भी। पढ़ चलो रखी ठीक है है, सर, पूछ। पूछो क्वेश्चन। अच्छा चलो, आप लोग मेरे को इस पे आंसर बताना लिख के कि हमारा जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन जो कि हम प्रियम्बल में जो हम पढ़ते हैं, सोशलिज्म पढ़ते हैं, ये सोशलिज्म कर लो। कभी किसी को क्या मतलब कुछ है इनको एक एक शब्द एक्यूरेट लिखना, सोशलिज्म, ठीक। जो हमारा सोशलिज्म प्रियम्बल में लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, क्या इस सोशलिज्म का आपको डिक्लाइन देखने को मिला एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद 1991 के? दिस इज द क्वेश्चन फॉर हाँ यू। सर, कह सकते हैं। ठीक है, इस पे आप आंसर इफ लिखना चाहो लिख सकते हो और मेरे को सेंड करना। ये 12:03 हो गए, इन्फ्लेशन का स्टार्ट करा जाए कि नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। चलो इन्फ्लेशन का स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? ये चैप्टर नंबर कौन सा है बताओ जल्दी से? ये रमेश सिंह का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अब हम? चैप्टर नंबर चैप्टर 7। 7। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं रमेश सिंह का। इफ अगर कोई भी मेरे साथ ये बुक फॉलो कर रहा है तो वो आराम से इसको रिवीजन करते हुए चले, नो इशू। इफ अगर कोई और भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चैप्टर्स का रिवाइज करते चलें। व्हाट इज इन्फ्लेशन? क्या है ये इसने हम लोगों की जिंदगी बहुत। महंगाई सर। महंगाई? क्या है महंगाई? कैसे पता चला आपको कि महंगाई है मार्केट में? मतलब कि जैसे पहले 10 रुपए को भी इतना मानते थे, अब तो भिखारी भी जैसे मतलब पांच, उन्हें भी 10 रुपए भी समझ में नहीं आते। अच्छा, तो कैसे पता चला कि महंगाई है मार्केट में? हाउ? गुड्स का प्राइस बढ़ गया, आपको कैसे पता चला कि गुड्स का प्राइस बढ़ गया? क्योंकि प्रोडक्शन महंगा होता जा रहा है, कॉस्ट ज्यादा लगती है। और अरे मतलब नहीं, मैं, इंडियन रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है वैसे तो। अरे मेरे को समझो, मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, आई एम अनएजुकेटेड। अब मुझे बताओ क्या है ये महंगाई? आई एम अनएजुकेटेड, एनीवन, कोई भी बताओ। आई एम अनएजुकेटेड, मुझे समझाओ क्या है महंगाई ये? मुझे नहीं पता प्रोडक्शन क्या है, मुझे नहीं पता सप्लाई अप्लाई ये क्या है, तब कैसे बताओगे? पढ़ो ऐसा कि सामने वाले को हम अच्छे से समझा पाए ना, तो तब आप कभी कोई चीज नहीं भूलेंगे। अब बताइए। मैं अनपढ़ हूँ, मेरा मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। सर मतलब कि जैसे
कोई प्रोडक्ट है, जैसे एक चॉकलेट है, ठीक है, उसको खाने वाले तो 10 लोग हैं और चॉकलेट 5 ही है। तो हाँ। जो मतलब जितना ज्यादा उस चॉकलेट को लेने के लिए कुछ भी कर सकता है ना, मतलब जितने एफर्ट्स डालेगा, मतलब जितना ज्यादा प्राइस पे करेगा उसके लिए, उसे मिलेगी वो, हम्म। उन 5 लोगों को मिलेगी। हम्म। ओके, आया कुछ ये तो समझ? एक ये ये आपने इंग्लिश टर्म यूज कर दिया फिर भी बीच में, चलो कोई नहीं। लेकिन चलो मैं एक चीज बताता हूँ, ये एक प्रोसेस है महंगाई होने का। लेकिन महंगाई एक्चुअल में क्या है? जो आपने बताया दिस इज द प्रोसेस कि क्यों महंगाई हुई है। ये एक प्रोसेस है, समझ रहे हैं? कि अगर आपको बिस्किट मिल रहा है, ये वो एक एक अभी इस पे यार रील भी तो चली थी, बिस्किट क्या था वो, याद नहीं वो आ रहा है मुझे। सस्ता ठीक टमाटर, नहीं वो क्या था? क्या था वो, टमाटर करके पता नहीं क्या था। चलिए ठीक। तो मान लीजिए कि इफ अगर आप ये जो बिस्किट बना रहे हैं उसके लिए आपको वीट की जरूरत है, तो ये एक प्रोसेस है कि वीट आएगा और उसके बाद बिस्किट बन जाएगा उसका मतलब एक कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होके। तो ये जो आपने बताया इन्फ्लेशन का, ये एक प्रोसेस था। लेकिन एक्चुअल में इन्फ्लेशन मतलब अगर महंगाई किसी को समझानी है तो तब कैसे समझाएंगे? वो जो प्रोसेस है वो तो बहुत जरूरी है कि क्यों बढ़ी है महंगाई। जो आपने आंसर दिया वो दिया है कि महंगाई क्यों है, लेकिन महंगाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। यार एक कोई फार्मर, एक किसान इंसान है, उसको नहीं पता कि भाई कि कैसे बढ़ी है, उसको लेना देना भी नहीं है महंगाई कैसे बढ़ी है कैसे नहीं बढ़ी है। उसको सिंपल एक चीज पता है, वो अपना एक फर्टिलाइजर का एक फर्टिलाइजर लेने जाता है, खाद का खाद लेने जाता है, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर लेने जा रहा है। उसको अगर वो आज 1,000 रुपए का मिल रहा है ना, और वो कल को मान लीजिए कि ये जो खाद का कट्टा था वो लेने गया था 2023 में, और वो फर्टिलाइजर लेने जाता है फिर फर्टिलाइजर का कट्टा लेने जाता है 2024 में, और अब वो उसको खाद का कट्टा मिलता है 2,000 रुपए में। उस किसान को नहीं लेना देना कि भाई कैसे बढ़ी क्या नहीं बढ़ी, वो सिंपल एक ही चीज कहेगा, अरे यार मार्केट में मतलब आजकल तो महंगाई बड़ी बढ़ गई है यार, पिछले साल हमने अपने खेत में खाद लगाया था वो 1,000 रुपए का लेके आए थे हम खाद का कट्टा, आज तो 2,000 का मिल रहा है। ये सरकार भी पता नहीं क्या कर रही है, जबकि उसको नहीं पता कि ये कैसे क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही है। बट उसको सिंपल पता कैसे चला कि ये महंगाई बढ़ी है, क्योंकि उसने पिछले साल वो चीज खरीदी थी। उसने पिछले साल वो चीज खरीदी थी, यानी कि एक बेस था उसके पास। क्या बेस था? कि अरे यार पिछले साल तो 1,000 रुपए का लगाया था मैंने, इस साल 2,000 रुपए कर दिया सरकार ने, ये क्या चल रहा है, ये महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ा रही है ये जो सरकार है। यही तो बोलते हैं ना। उसको पता कैसे चला महंगाई हुई? उसको पता ऐसे चला क्योंकि उसके पास एक बेस था। बेस क्या था? क्योंकि उसने पहले वो प्रोडक्ट खरीदा था। अब मान लो कि आज कोई एक पर्सन लेने जाए 2,000 का खाद, तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये महंगाई हुई है क्या हुई है, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो 2,000 भी मिल रहा होगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट ईयर जाए तो तब उसको पता चले, अरे हाँ यार महंगाई तो हुई है, ये पिछले साल 2,000 का लिया था फिर 3। तो यानी कि एक बेस है ना किसी के पास, तो तब उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई महंगाई बड़ी बढ़ गई है। ठीक। इफ अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो पहले जो ये शुगर थी, जो ये चीनी मिलती है, वो कितने कितने रुपए किलो मिलती थी। इनफैक्ट मैंने भी, आप लोगों ने कितने रुपए की कितनी टॉफी खाई है लास्ट, मतलब कितने रुपए की, 1 रुपए में मैक्सिमम कितनी टॉफीज ली हैं आपने 1 रुपए में? 4 तक शायद। 4 तक। और एनीवन किसने कितनी टॉफी ली है 1 रुपए शायद में? 6 भी हो सकता, 4 तक टाइप देखिए वैसे तो, पर मैं टाइप 6 तक करना। इमेजिन कर सकती हूँ। इंक्रीजिंग द रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स एंड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं मैसेज नहीं देख पा रहा। अच्छा बताइए, 1 रुपये मतलब 1 रुपये में आपने कितनी टॉफी खाई हैं अभी तक? इन्होंने तो 4 खाई हैं। ओके, मैंने 16 भी खाई पहले हैं। तो फिर पैसे भी चलते थे ना, वो 50 हाँ, पैसे, 10 मैंने पैसे, 20 16 भी पैसे। खाई हैं। दूध वाली टॉफी करके आती थी एक, दूधिया टॉफी बोलते थे गांव में यार उसको। एक में 16 भी आती थी। तो मैंने लास्ट एक की 16 खाई, 16 के बाद मैंने 8 खाई, 8 के बाद 4 खाई, और 4 के बाद 2, 2 के अब बाद शायद 1। 16 में भी आपको 16 टॉफी नहीं मिलेगी, 16 रुपए में भी। वही 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 एग्जैक्टली। ठीक है। तो यानी कि अब मेरे पास बेस है, क्योंकि मुझे पता चला है यार मैंने 1 रुपए में 16 16 टॉफी ली थी, 8 8 टॉफी ली थी, 4 4 ली थी। आज मेरे को 1 रुपए में एक भी नहीं मिलती है, 2 रुपए की एक मिलती है टॉफी।
ठीक है, बट हाँ कुछ मिल जाते हैं, जैसे आज भी मेलोडी करके है, 1 रुपए की एक है, काफी सारी हैं, बट हाँ एक आ गई है ना अब, 1 रुपए में 1 आ रही है। तो मेरे को पता चल गया यार महंगाई तो बड़ी हो गई है। पहले चीनी भी कितनी सस्ती थी, शुगर का जो प्राइस है एक आम लेवल पे, आम नागरिक के इंसान के उससे आप सोचोगे तो काफी ज्यादा क्या हुआ है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर इन सब चीजों के प्राइस बढ़े हैं तो इंसान की इनकम का भी तो इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। जिस टाइम पे चीनी 1 रुपए किलो थी, मान लेते हैं, या 5 रुपए किलो थी, उस टाइम पे इंसान की इनकम, एक पर्सन की इनकम 1,000 रुपए थी पर मंथ। लेकिन आज वही इनकम बढ़ के उसकी 20,000 के आसपास हो गई है। तो इनके प्राइसेस भी बढ़े हैं। अब ये सारी चीजें कैसे टैकल आउट होती हैं वो हम चीजें कल डिस्कस करेंगे। आज तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, ठीक, कि कैसे क्या है क्या नहीं। ओके, एक सेकेंड। तो इफ अगर जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, नो मैटर, आप सिंपल साथ में ये जो कंसेप्ट है उनको रिवाइज करके चल सकते हैं। बट मेरा जो सोर्स है वो रमेश सिंह है, जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, हल्का ओवरव्यू दे दिया, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।